नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 10 जून है और 10 जून को हम लोग देखेंगे आज के आर्टिकल और उनसे डेटा फैक्ट रिपोर्ट की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं हमारे सब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड आपके डेटा फैक्ट रिपोर्ट और एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं आपको, तो आप नोट डाउन इन्हें साथ साथ में करते रहिए। तो आज 3 आर्टिकल हैं और तीनों लगभग आपके पेपर थर्ड से कोरिलेट होंगे। इस पेपर थर्ड का आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है और पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। और देखिए बाकी पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग शुरू हो गई है। जो लोग करना चाहते हैं आंसर राइटिंग वो कर सकते हैं। ये लगातार आपकी पेपर 5 और 6 की लगातार चलेगी मेंस तक। मेंस 2024 जब भी होगा तो मेंस तक चलेगी और नोट्स वगैरह तैयार हैं आपके। जिनको नोट्स लेने हैं सभी पेपरों के वो नोट्स ले सकते हैं। और साथ ही पेपर 1 की आंसर राइटिंग चल रही है, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जिनको भी इन्हें ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8527434727, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। देखिए ये आर्टिकल है ज़मीनी सच्चाई को अनदेखी करने का सबक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपके मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं जो आपको चाहिए मेंस के लिए। तो देखिए पहला ये है कि प्रभावी शासन और प्रशासन। नुकसान क्या हुआ इससे कि ज़मीनी सच्चाई को अनदेखा करने से शासन और प्रशासन की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इससे उदाहरण देख लीजिए, सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता इससे। और सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपकी इसमें उदाहरण के साथ में ये डाल दीजिए। इससे संबंधित डेटा आपका है 2023 में इसमें 40% ग्रामीण सड़कें योजना के तहत पूरी नहीं हो पाई थी 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो ये आपका पॉइंट इससे उदाहरण से भी सर्टिफाई हो गया और सरकारी योजना भी मिल गई आपको और डेटा भी मिल गया इससे संबंधित। अब सामाजिक न्याय है अगला पॉइंट। तो जो जमीनी सच्चाई को अनदेखा किया उससे संबंधित चीज़ें हैं। नुकसान क्या हुआ है सामाजिक न्याय से, तो समाज के जो कमजोर वर्गों की समस्याएं हैं वो अनसुनी रह जाती हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी हो जाना। सरकारी योजना में देखिए डाल सकते हैं आप प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें क्या है, ये वही प्रधानमंत्री आवास योजना डबल लिख गया। 2023 में डेटा देख लीजिए इसका। 2023 में योजना के तहत केवल 60% आवास ही पूरे हो पाए, यानी कि बाकी जो 40% आवास हैं वो 2023 में पूरे नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इससे ज़मीनी अनदेखी हुई है क्योंकि 40% आवास जो कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हो पाया, तो इससे नुकसान हुआ है काफ़ी। तो अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। तो इसमें देखिए योजनाओं का सही क्रियान्वयन होने से आर्थिक विकास भी रुक जाता है। उदाहरण देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में सुधार न हो पाना। सरकारी योजना में इसमें डाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान शॉर्ट फॉर्म में बोली जाती है, पीएम किसान योजना। इसमें डेटा क्या है, 2023 में केवल 70% किसानों को ही इस योजना का लाभ मिला है, बाकी 30% इससे अछूते रह गए। तो आप इसको कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल और डेटा को। अब है अगला पॉइंट जन भागीदारी। अगर जन भागीदारी नहीं होती है, इसकी कमी से नीतियों का सही जनता तक नहीं पहुंच पाती है नीतियां, अगर सही से जन भागीदारी ना हो तो। उदाहरण देख लीजिए, स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता इससे। सरकारी योजना में जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, तो इससे संबंधित डेटा जो है 2023 में वो ग्रामीण क्षेत्रों में 30% शौचालय अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। कितने? 30% शौचालय। तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नागरिक संतोष में जैसे जमीनी सच्चाई को अनदेखा करने से नागरिकों में असंतोष पैदा होता है, यानी बढ़ता है ये। उदाहरण सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार है, धीमी गति से विकास काम करना है, तो इन सबसे सरकार जमीनी असंतोष बढ़ता है नागरिकों में। सरकारी योजना में जनधन योजना है आपकी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2023 में 25% खाते थे उनमें लेन देन नहीं हो पाया था। तो इस डेटा को आप डाल सकते हैं कि जनधन के तहत खाते तो खुलवा दिए लेकिन कोई लेन देन उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। पारदर्शिता और जवाबदेही, अगर इसकी कमी होती है तो इसी की कमी से भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ती है इससे। तो उदाहरण देख लीजिए, योजनाओं की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का अभाव होता है, उदाहरण में ये डाल सकते हैं आप। अब जिससे सरकारी योजना में जैसे देख सकते हैं डेटा में डिजिटल इंडिया, इसमें 2023 में केवल 50% सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध थी, केवल 50%। तो आप ये दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है स्थानीय प्रशासन। अगर इसकी भूमिका, स्थानीय प्रशासन की भूमिका और महत्व कम हो जाता है तो उदाहरण में देख लीजिए पंचायतों और स्थानीय निकायों की अनदेखी इससे हो जाती है। तो सरकारी योजना में जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, तो इसमें 2023 में पंचायतों की 40% परियोजनाएं अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहिए। और देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ओनली पीसीएस जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं या सीधे सीधे आप टेलीग्राम में जाके चैनल सर्च कर लीजिए, उससे मिल जाएगा। अब अगला पॉइंट है विकास की दिशा। अगर दिशा सही नहीं होती है, यानी विकास के कार्यों की दिशा और प्राथमिकता में कमी आती है, तो इससे क्या होता है, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जो धीमी गति हो जाती है। इससे सरकारी योजना में उदाहरण देख लीजिए आयुष्मान भारत योजना। 2023 में 35% लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ ही नहीं मिला है। कितने? 35% लाभार्थियों को। तो ये डाल सकते हैं अपने सुझावों में, आप कुछ दे दीजिए। जैसे जमीनी सच्चाई का आकलन करना, योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जमीनी सच्चाई का सही आकलन बहुत जरूरी होता है। सामाजिक न्याय की प्राथमिकता जरूरी होती है, सभी वर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण
किया जाना चाहिए। आर्थिक सुधार ऐसे हों जैसे कृषि है, अन्य आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने जरूरी होते हैं। जन भागीदारी बढ़ाना, योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, इससे सभी सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, ये सुनिश्चित की जानी चाहिए। और स्थानीय प्रशासन का सशक्तिकरण होना जरूरी होता है। इसके लिए ये सुझाव दे सकते हैं आप। नागरिक संतोष के उपाय करने चाहिए। सरकारी सेवाओं को प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाना जरूरी है। विकास की प्राथमिकताएं, जैसे विकास कार्यों की दिशा और प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना जरूरी है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए जो आपके यूपीपीसीएस मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, जमीनी सच्चाई को अनदेखा करने के प्रशासनिक और विकासात्मक प्रभावों पर चर्चा करें, इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दें। तो जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं वो लिखे उसमें ग्रुप में भेजिए, क्रैश कोर्स वाले में, ठीक है, तो आपकी इस पे इवेल्युएट हो जाएगी कॉपी। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, सेकंड आर्टिकल है हमारा ये, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत। तो मेंस के दृष्टिकोण से आपके बिंदु जो इंपोर्टेंट है, अर्थव्यवस्था की देखिए वर्तमान स्थिति, प्रगति। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष में तेजी से प्रगति की है। 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 6.5% रही है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान, अगला पॉइंट है वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान, प्रभाव क्या है इसका, भारत का लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। 2023 में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये। निवेश और उद्योग, प्रगति में विदेशी निवेश और घरेलू उद्योगों में वृद्धि इसके लिए आवश्यक है। डेटा देख लीजिए, 2023 में भारत में $70 बिलियन का FDI आया है। कितना? $70 बिलियन का। रोजगार और मानव संसाधन, तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि और मानव संसाधन का विकास जरूरी है। 2023 में बेरोजगारी दर 7.2 से घटकर 6.5% रह गई है। कितनी? 6.5%, 7.2 से। और अगला है कृषि और ग्रामीण विकास, तो कृषि में सुधार और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएं चलाना आवश्यक है। 2023 में जैसे कृषि विकास दर जो थी 3.4% रही है इसकी। और शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर और युवाओं के लिए नए कार्यक्रम चलाने जरूरी है। 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चल रही है, इसके तहत 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। कितना? 1.5 करोड़। तो ये नोट कर लीजिए आप। आधारभूत संरचना में प्रगति देख लीजिए, इसमें निवेश और विकास जरूरी है। तो इसके लिए 2023 में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन परियोजना जो है NIP के तहत $1.5 ट्रिलियन का निवेश किया गया। कितना? $1.5 ट्रिलियन का निवेश। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए सारा डेटा। सामाजिक और आर्थिक सुधार, ये नई नीतियां, इनके लिए योजनाएं और नई नीतियां चलाना जरूरी है। 2023 में जनधन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए 2023 में। अपने सुझाव दीजिए, जैसे निवेश को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिक अनुकूल नीतियां बनाना जरूरी है। रोजगार का सृजन आवश्यक है, तो रोजगार के नए अवसर पैदा करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि सुधार में नवाचार और तकनीकी सुधार आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और निवेश बढ़ाना जरूरी है। और आधारभूत संरचना में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय बढ़ाना आवश्यक है। सरकारी नीतियां, उनका प्रभावी और पारदर्शी सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन आवश्यक है, ये किया जाए। और आर्थिक सुधार किए जाएं, आर्थिक सुधारों को तेज करना और नए बाजारों का विकास करना जरूरी है। अब प्रश्न देख लीजिए जो आपके लिए है, भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए गए प्रयासों और उनके प्रभावों पर चर्चा करें, आर्थिक सुधारों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करें। तो आप लिख के भेजिए इसको। अगला है नई सरकार से अपेक्षाएं, ये तीसरा है। तो ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, आर्थिक विकास, नई सरकार से मजबूत आर्थिक विकास की अपेक्षा है। 2023 में GDP वृद्धि दर 6.5% रही, लेकिन स्थिरता और निरंतरता की आवश्यकता है इसमें। सरकारी योजना में देख लीजिए, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जाने जरूरी है। रोजगार का सृजन, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए नई नौकरियों का सृजन किया जाए। 2023 में बेरोजगारी दर 7.2% थी, जो 24 में घट के कितनी रह गई? 6.5 के लगभग। तो 2023 में 7.2 थी। सरकारी योजना में देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित किया जाए और नई योजनाओं पर काम किया जाए। और महंगाई पर नियंत्रण, बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएँ। 2023 में महंगाई दर 6.3% रही। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, तो इस तरीके की और योजनाएं चला के और भी कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही ये योजनाएं तो अलग से आप डाल सकते हैं कहीं भी उससे रिलेटेड। कृषि और ग्रामीण विकास जरूरी है इसके लिए। 2023 में कृषि विकास दर 3.4% रही है, तो ऊपर भी देखा है हमने। सरकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी इसके बेस को और बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका सुधार किया जाना जरूरी है। 2023 में शिक्षा बजट में 10% की वृद्धि हुई है 2023 में। और आयुष्मान भारत, ये इससे अकोलेट नहीं होता, इसको हटा दीजिए आप, है ना, यहाँ कोट थोड़ी, ये वाली योजना ठीक नहीं है। संरचनात्मक सुधार देख लीजिए, बुनियादी ढांचे में निवेश और सुधार आवश्यक है। 2023 में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन जो हमने देखा था, पाइपलाइन NIP के तहत $1.5 ट्रिलियन का निवेश किया गया है, तो इस तरीके से ये आवश्यक है। स्मार्ट सिटी जैसे मिशन को सही से लागू किया जाए। सामाजिक सुरक्षा में अपेक्षा देख लीजिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा
योजनाएं चलाई जाएँ। 2023 में जनधन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। इस तरीके से और कार्य किए जाने आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये डबल हो गया आपका। सुशासन और पारदर्शिता, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाए। सरकारी नीतियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। जैसे डिजिटल इंडिया जो मिशन है, इसको बढ़ावा दिया जाए। अपने सुझाव देने तो आर्थिक सुधार में आर्थिक सुधारों को तेज करना, नए बाजारों को विकास करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, महंगाई नियंत्रित करना, कि इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी सुधार किए जाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए निवेश और सुधार को बढ़ावा दिया जाए। बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए आपका निवेश को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। सामाजिक सुरक्षा के लिए समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएं। सरकारी नीतियों का प्रभावी और पारदर्शी सरकार नीतियों का क्रियान्वयन जरूरी है। अगला इस पर प्रश्न देख लीजिए, नई सरकार से आर्थिक और सामाजिक सुधारों के संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं? इन सुधारों के लिए सरकार को किन कदमों को उठाना चाहिए? तो ये आप 200 वर्ड में लिख के भेजिए इनको। तो ये आज के थे आर्टिकल, इतने ही थे आर्टिकल। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें डेटा मिल गया होगा, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये पेपर के समय आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको काम आने वाला है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। आप डेली इसको देखते रहिए, क्योंकि जो डेली देखेंगे उन्हीं को लाभ होगा इनसे, क्योंकि ये बार बार जो आपके फैक्ट और डेटा एग्जाम्पल हैं वो रिपीट होते रहते हैं। उससे क्या होगा कि आप सुने रहेंगे तो लास्ट में समय आपके लिए कम लगेगा इसके रिवीजन में, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। बाकी जिसको कोर्स लेना है वो संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पे। वो लगातार आपकी आंसर राइटिंग चलेगी पेपर 5-6 की। तो आप आंसर राइटिंग इसके साथ जरूर करिए, क्योंकि जब अप्लाई करना सीख जाएंगे ना चीज़ों को, पॉइंट के साथ में कैसे डेटा ऐड करना है, कैसे एग्जाम्पल कोट करने हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप आंसर राइटिंग के माध्यम से जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो इसलिए जो इस चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो आपके लिए यही सलाह है कि आप आंसर राइटिंग को तो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दीजिए। आंसर राइटिंग आपके सिलेक्शन का बेस है, आधार है। तो आप इसके बिना आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपकी कमियां दूर कर इसी से होंगी, इसी से सिलेक्शन होगा आपका। तो सिलेक्शन में रोल आपका 90% जान लीजिए इसी का है, आंसर राइटिंग का। तो इसको मिस मत करिए। पढ़ तो सब लेते हैं और जानते भी सब हैं, लेकिन लिखना जब प्रेजेंट करना होता है 125 वर्ड में और 200 वर्ड में, तो ये टफ हो जाता है। तो इसको कार्य को अवश्य करिए, ये आपके लिए सलाह रहेगी, ठीक है। बाकी इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत भी हैं। तो जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी सॉल्व की जाएंगी। इसमें इतना ही। थैंक यू।